आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। मैं उपेंद्र अनमोल मुखर्जी नगर दिल्ली से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। कल हम लोग लेक्स चैप्टर के बारे में पढ़ रहे थे, लेक्स इन इंडिया, भारत की झीलें, और कमोबेश हम लोगों ने भारत की सारी झीलों के बारे में समझ लिया है, उस पर अपनी पकड़ बना ली है। एक दो छोटा पॉइंट है उसको भी कवर कर लें आप। जैसे आप देखिए, एक रूपकुंड झील है जो रहस्यमयी झील के रूप में जानी जाती है। देखिए ये है रूपकुंड झील, ये फिगर एक बना लें आप। देखिए ये उत्तराखंड में ये रूपकुंड चमोली जिले में है। ये रूपकुंड झील, इसको रहस्यमयी झील कहा जाता है। आप जानते हैं इस झील में बहुत अधिक मानव कंकाल पाए जाते हैं। और रहस्य की बात यह है, ये चमोली जिले उत्तराखंड में है। चमोली उत्तराखंड में है। इसमें बहुत अधिक मानव कंकाल पाए जाते हैं। और ये भी रहस्यमय ये है कि ये कंकाल जानते हैं सिर्फ जवान लोगों के कंकाल है, इसमें बच्चों बुजुर्गों का कंकाल नहीं है। पहले लोगों ने कहा कि कोई बर्फीला तूफान आया होगा तो उससे जानते हैं ये लोग यहाँ दब गए होंगे, लेकिन सारे जवान लोग दबे। अच्छा, उससे भी बड़ा आश्चर्य है कि इसमें जो लोग दबे, जो कंकाल मिले हैं, अलग अलग समय के हैं। और उससे भी बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि अलग अलग क्षेत्रों, यूरोप के लोगों के, रूस के लोगों के, चीन के लोगों के, अफ्रीका के लोगों को के, तो इसीलिए इसको रहस्यमयी झील कहा जाता है। ये जानते हैं स्केलेटन लेक के रूप में फेमस है, स्केलेटन लेक, कंकाल वाली झील, तो इसको ध्यान रखिएगा। और इसी के बगल में जानते हैं यूपी के ये पीलीभीत है, यहां फुलहर झील है। फुलहर झील, फुलहर झील से ही जानते गोमती नदी निकलती है, ये गोमती नदी है। तो ये पीलीभीत यूपी में है, पीलीभीत यूपी। तो फुलहर झील से ही गोमती नदी निकलती है, इसको भी आप ध्यान रखें। एक बार जानते जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जरा उनकी थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें 10 मिनट दे करके, फिर अगले चैप्टर में आते हैं और इसको पूरी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो जरा इन प्रश्नों को देख लें। देखिए कल देखिए मैंने इस पे भी चर्चा किया कि भारत की सबसे बड़ी क्रेटर झील कौन सी है। ये देखिए लोनार झील, ये लोनार लेक है। कहां पे है? ये महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में, बुल्ढाना जिला महाराष्ट्र में है। ये भारत की सबसे बड़ी क्रेटर झील है, ये भारत की सबसे बड़ी क्रेटर झील है। और जब मैं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो दुनिया की सबसे बड़ी क्रेटर झील टोबा झील है, सुमात्रा द्वीप में है। ये भारत की सबसे बड़ी क्रेटर झील, क्रेटर माने ज्वालामुखी का मुख, भारत की सबसे बड़ी क्रेटर लेक है, क्रेटर झील है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछी गई। अच्छा, दूसरा प्रश्न देखिए, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी? भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील ये गोविंद बल्लभ पंत सागर है। ये रिहंद बांध बनाने के बाद बनी। रिहंद बांध आपने सुना होगा, यूपी में है। रिहंद बांध रिहंद नदी पर है, सोन नदी की सहायक नदी है रिहंद। रिहंद बांध रिहंद नदी पर है, सोनभद्र यूपी में, सोनभद्र यूपी में है, जानते हैं। ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, मैन मेड लेक है, मानव निर्मित झील है। भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, भारत की सबसे बड़ी
मानव निर्मित झील है। और ये मैंने आपको कल बताया ही था, गुरु डोंगसर झील देखिए इस तरीके की है, गुरु डोंगसर, ये सिक्किम में है गुरु डोंगसर। और इस पर जानते हैं, एक क्वेश्चन भी आया था, भारत की सबसे ऊंची झील, तो यही गुरु डोंगसर झील जो मैंने आपको कल बताया था, परसों बताया था क्लास में, ये लगभग 5400 मीटर ऊपर है, सिक्किम में है। ये भारत की मतलब सबसे ऊंची झील है। दूसरी सबसे ऊंची झील चोलामू है। दूसरी सबसे ऊंची झील जानते हैं, ये है, देखिए ये देखिए चोलामू है, ये दूसरी सबसे ऊंची झील है, चोलामू, ये भी सिक्किम में है। हैदराबाद सिकंदराबाद को कौन अलग करता है? हैदराबाद सिकंदराबाद को मैंने बताया था हुसैन सागर, ये हैदराबाद और सिकंदराबाद ट्विन शहर को अलग करता है। हैदराबाद सिकंदराबाद ट्विन शहर को अलग करता है। रहस्यमयी झील कौन सी है? यही रूपकुंड झील है, यही रूपकुंड सागर या रूपकुंड झील है। देखिए एक बार यहां भी पूछा गया है। अच्छा ये देखिए फुलहर झील कहां स्थित है? यूपी में स्थित है, पीलीभीत में गोमती नदी निकलती, गोमती नदी जानते हैं यहीं से निकलती। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? मैंने आपको बताया था बेम्बा नद भारत की सबसे लंबी झील है, सबसे अधिक लंबाई में फैली हुई झील जानते हैं बेम्बा नद झील है। श्रीहरिकोटा किस झील में स्थित है? पुलिकट झील में स्थित है। और पुलिकट 2 राज्यों में फैली हुई है। देखिए 2 राज्यों की साझेदारी किसकी है? पुलिकट, पुलिकट झील चेन्नई के तक लगभग फैली हुई है, इसी में श्रीहरिकोटा द्वीप है। अब देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है? पुलिकट राजस्थान में है, बिल्कुल गड़बड़ बात, यही सुमेलित नहीं है। और लूनार महाराष्ट्र में है, चिल्का उड़ीसा में, कोल्लरू आंध्र प्रदेश में। इनमें से कौन सही सुमेलित है? नक्की गुजरात में नहीं है, राजस्थान में है। लोनार महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में नहीं। पुलिकट केरल में नहीं है, तो यही सही सुमेलित है, सी। अब आप इसमें सब क्वेश्चन कर ले जाएंगे। निम्नलिखित में से मीठे पानी की झील कौन सी? ढेबर झील, हमने बताया राजस्थान की यह मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, सबसे बड़ी झील है मीठे पानी की। ये आरएस के एग्जाम में भी पूछा गया था और जानते हैं यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है, और स्टेट एग्जाम में तो जानते हैं पूछा, ये बीपीएससी में भी पूछा हुआ है। ढेबर झील या जयसमंद, ढेबर झील को जयसमंद झील कहा जाता है। महाराजा जय सिंह ने बनवाया था। कहां बनवाया था? हमने बताया था उदयपुर में है। देखिए ढेबर झील राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, इसको जयसमंद झील भी कहा जाता है, जयसमंद झील भी कहा जाता है, और ये उदयपुर में है। अब देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। अब देखिए अष्टमुदी झील कहां पे है? केरल में है। पुलिकट झील कहां पे है? तमिलनाडु में तो है, तो ए का 2 हो गया और बी का 3 हो गया, तो ए का 2 और बी का 3, एक ये मिल रहा है। अच्छा रूपकुंड झील जानते हैं उत्तराखंड में है, सी का 4, इट मींस ए ऑप्शन इज राइट। यूपीएससी में पूछा गया है ये। झीलों की वाटिका या झीलों का देश कहा जाता है फिनलैंड को। फिनलैंड को झीलों का देश, उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। जानते फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है, ये झीलों का देश है। और उदयपुर जानते झीलों की नगरी है, उदयपुर झीलों की नगरी कहा जाता है। उदयपुर को झीलों की नगरी, फिनलैंड को झीलों, 1000 झीलों का देश भी
इसी फिनलैंड को कहा जाता है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर है। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील आप सभी लोग जानते हैं बुलर झील है। तो ये आपने सबने समझ लिया। अब भारत के द्वीप के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। जिन्होंने पढ़ा है उनका रिवीजन हो जाएगा और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो पूरी तरीके से पढ़ लेंगे। तो आइलैंड्स ऑफ इंडिया फटाफट देखें। आइलैंड्स ऑफ इंडिया, भारत के द्वीप। तो भारत के द्वीप को 3 भागों में बांटा जाता है। ए पार्ट भारत के तटवर्ती द्वीप, भारत के तटवर्ती द्वीप, कोस्टल आइलैंड ऑफ इंडिया। दूसरा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। और तीसरा है लक्षद्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह। ये भारत में 3 प्रकार के द्वीप के समूह हैं। अब इसमें जानते हैं, पहले भारत के तटवर्ती द्वीप देख लेंगे, फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के। ये आपका 1 घंटे में जानते तीनों हो जाएगा, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। तो भारत के तटवर्ती द्वीप, कोस्टल आइलैंड ऑफ इंडिया। सबसे पहले ए पार्ट पर आते हैं। भारत के तटवर्ती द्वीप, कोस्टल आइलैंड ऑफ इंडिया, कोस्टल आइलैंड्स ऑफ इंडिया। भारत के तटवर्ती द्वीप, भारत के तटवर्ती द्वीप। इसके लिए आप फिगर बनाएंगे। तटवर्ती द्वीप जानते हैं तटवर्ती भाग में है। पहले ये फिगर बना लें आप। ये तटवर्ती भाग के द्वीप। अब देखिए यहां पर है, ये पिरोतन द्वीप है, ये पिरोतन द्वीप है। यहां पर दीव द्वीप है, दीव द्वीप है। यहां पर दमन द्वीप है। ये बसीन और सालसेट द्वीप है। इसी पे मुंबई बसा हुआ, बसीन द्वीप और सालसेट द्वीप, सालसेट द्वीप है। और ये अंजुना द्वीप है। और यहां पर है बेलिंगटन द्वीप। पहले आप ऐसे लिख लें, फिर एक एक करके हम लोग देख लेंगे। यहां पर देखिए ये गंगा सागर द्वीप या सागर द्वीप है। और चिल्का झील में देखिए नाला बाना द्वीप है, नाला बाना द्वीप है। और यहां पर सार्ट्स और व्हीलर द्वीप, डॉक्टर कलाम द्वीप कहा जाता है इसे। अब सार्ट्स व्हीलर द्वीप है, शॉर्ट्स द्वीप और नीचे व्हीलर है। इन दोनों को डॉक्टर कलाम द्वीप कहा जाता है, डॉक्टर कलाम द्वीप कहा जाता है। इसमें श्रीहरिकोटा द्वीप है, श्रीहरिकोटा द्वीप है। और ये पंबन द्वीप है। और यहां पर कच्चा तीवु द्वीप है।
कच्चा तीवो द्वीप है, यही भारत के तटवर्ती द्वीप है। YouTube पर कोई भी क्लास जो होती है वो जानते पूरा नहीं होती, YouTube पर इंपॉर्टेंट टॉपिक की क्लास ली जाती है। YouTube पर जो भी क्लास होती है वो क्वेश्चन फोकस होती है, और ऐप पे कोर्स पढ़ाया जाता है। ऐप पर पूरा कोर्स को क्लियर किया जाता है, पूरा फाउंडेशन बनाया जाता है, बेसिक्स। तो YouTube अलग चीज है, ऐप पर सारी क्लास ऐप पर होगी। ये पूछने का सवाल ही नहीं, आपको पूछना ही नहीं चाहिए भाई। जिन्होंने कोर्स में एडमिशन लिया उनको कोर्स और पूरा सिलेबस करवाया जाता है। यूट्यूब पे सिलेबस नहीं होता, यूट्यूब पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के होता है। और अभी जो यूट्यूब पर हम लोग क्लास ले रहे हैं वो रिवीजन पर्पज से है, और खासकर उन बिंदुओं को ध्यान दिलाना है जहां से यूपीएससी में या स्टेट एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसका अलग मोटिव है। यूट्यूब पर लिए जाने वाली क्लास बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन वो बहुत शॉर्ट और बहुत ब्रीफ क्लास है। और जो यहां पर क्लास लिए जाते हैं इसमें हर टॉपिक कराई जाती है। बात समझ रहे हैं? तो अभी शाम में हिस्ट्री का क्लास चल रहा है, हिस्ट्री खत्म होते ही उसमें ये शुरू हो जाएगा इकोनॉमी। मुझे लगता है 2-3 दिनों के अंदर इकोनॉमी के पार्ट पे आ जाएंगे। तब तक इधर ज्योग्राफी हम लोग खत्म कर लेंगे 10-12 दिनों में, है कि नहीं? 10-12 या मैक्सिमम 15 दिनों में आपका ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा, और अप्रैल के अंदर हम लोग इकोनॉमी को खत्म कर लेंगे। हाँ, जो वीडियो आपके पास इकोनॉमी का पहले से डला हुआ उसको देख लें, क्योंकि जितना आप देखे रहेंगे उतना अच्छा। देखिए, कहा जाता है कि 10 किताब पढ़ने से अच्छा है एक अच्छे शिक्षक को पढ़ लीजिए, क्योंकि एक अच्छा शिक्षक बनने के लिए कई वर्षों का अनुभव, और कम से कम आप जान लीजिए 3-4 दर्जन किताब तो पढ़ने का अवसर मुझे मिला है। ये मान के चलिए कि लगभग 40-50 किताब तो हमने पढ़ाई है इकोनॉमी का कंपटीशन के लिए। बाकी जानते पीएचडी करते समय इकोनॉमिक्स में जो किताबें हमने पढ़ी उन सब का निचोड़ आपको मिलता है कि नहीं? चूंकि आप जानते हैं मेरी पीएचडी भी इकोनॉमिक्स से है, और इकोनॉमिक्स में बहुत गहरा जानते ज्ञान हम लोगों के पास है। तो बहुत लंबे समय से आईएएस के क्वेश्चन को डील करते हुए, तमाम स्टेट, राजस्थान सिविल सेवा का क्वेश्चन डील करते हुए, आप जानते होंगे कि राजस्थान में कोई भी क्वेश्चन जानते हैं हमारे नोट से कभी बाहर नहीं रहा है। यूपीएससी में भी कभी बाहर नहीं रहा है। इधर पिछले 3-4 सालों से हूबहू वही क्वेश्चन यूपीएससी में आ रहा है। इसके अलावा बीपीएससी में, यूपीपीसीएस में, एमपीपीएससी में, सब जगह हम लोग बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि बहुत बेसिक से काम कर रहे हैं। जितना वीडियो आपके कोर्स में दिया गया है वो सब देखिए, रिवाइज करिए, और लाइव क्लास तो सब चलती ही रहेगी, उसमें कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। कोई जल्दबाजी, देखिए जल्दबाजी नहीं की जाती। बहुत सारे स्टूडेंट हड़बड़िया होते हैं, आराम से पढ़ा जाता है, क्योंकि तैयारी करने में 1.5 से 2 साल समय लगता ही है। 2 साल से कम समय लगाएंगे तो आपका सिलेक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि सिलेबस को पूरा करने में 1.5 साल लगभग समय लग जाता है। 1 साल तो हम लोग जानते हैं समय लेते हैं शुरू में, और 1-2 महीना उसके बाद भी बढ़ जाता है, क्योंकि अच्छा पढ़ाने में समय बढ़ता है। ये तो ऑनलाइन क्लास है, इसमें ये फायदा रहता है कि एक से ज्यादा क्लास ली जा सकती है। बाई चांस आप लाइव क्लास नहीं कर पा रहे हैं तो आप रिकॉर्डेड क्लास कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लास में तो ये भी मुश्किल हो जाता है, लोग ज्यादा क्लास लेने के लिए तैयार ही नहीं हो पाते। तो इस नाते जानते हैं जो है सारी चीज होगी। और बहुत सारे स्टूडेंट पूछते रहते हैं हमेशा क्या होगा क्या नहीं। अरे मुझे सब ज्ञात है क्या होगा क्या नहीं होगा, सारा पार्ट होगा, आपको पूछने की क्या जरूरत कि क्या होगा क्या नहीं होगा, है कि नहीं? क्योंकि जितना आप सोचते हैं उससे कई गुना ज्यादा चीजें होंगी जो आप नहीं भी सोचते, क्योंकि ईमानदारी से सिलेबस को पूरी तरीके से। अब देखिए हिस्ट्री में इतनी लंबी क्लास चल रही है, उतनी लंबी क्लास कोई देता है क्या? या हम लोगों ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी की इतनी लंबी क्लास ली, मॉडर्न हिस्ट्री का मैंने स्वयं लिया, जनरल साइंस की इतनी लंबी क्लास आपको दी गई है, सब चीजों, इन्वायरमेंट इकोलॉजी का पार्ट जानते इतना लंबा दिया गया, वो सब इतनी लंबी क्लास जनरली लोग लेते ही नहीं। वो तो विस्तार से, ताकि आपकी बहुत अच्छी जानते समझ विकसित हो उस संदर्भ। तो चलिए पढ़ा जाए। सबसे पहले पूर्वी तट के द्वीप।
भारत के पूर्वी तट के द्वीप, भारत के पूर्वी तट के द्वीप। अब भारत के पूर्वी तट के द्वीप का मतलब है, अब देखिए सबसे पहले इसमें लिखे सागर द्वीप। सागर द्वीप को गंगा सागर द्वीप भी कहा जाता है, गंगा सागर द्वीप भी कहा जाता है। ये जानते हैं कोलकाता, अगर आप यहां देखें तो ये है ये देखिए कोलकाता है, कोलकाता। ये बंदरगाह भी है, नदी बंदरगाह है। ये नेपाल के लिए, भूटान के लिए और इस पूरे क्षेत्र में जानते हैं यहीं से आयात निर्यात होता है। इसी के जानते हैं आप देखिए हुगली नदी, यहां हुगली नदी ऐसे आती है और इसका पानी बह करके यहां जाता है। ये हुगली नदी है, ये हुगली नदी है। और यहां देखिए ये है सागर द्वीप, ये है सागर द्वीप। इसी को जानते हैं, चूंकि हिंदुओं के लिए सागर द्वीप बहुत महत्व रखता है। यहीं पे गंगा सागर तीर्थ है। लोग कहते हैं सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। गंगा सागर पे जाने के बाद देखिए, गंगा सागर पे जाने के बाद आप जानते हैं दोबारा तीर्थ नहीं किया जाता है। ये खासकर अगर आप बिहार से होंगे और पूर्वी उत्तर प्रदेश से होंगे या झारखंड या बंगाल से, तो आप इस बात को जानते होंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण जगह, इसको सोलर आइलैंड भी कहा जाता है, जानते हैं? इसको शौर्य द्वीप भी कहा जाता है, इसको सोलर आइलैंड भी कहा जाता है, शौर्य द्वीप। इसको शौर्य द्वीप कहा जाता है क्योंकि ये पूरा द्वीप जानते हैं, ये पूरा द्वीप जो है सोलर एनर्जी से ऊर्जा प्राप्त करता है। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक कुमार। देखिए, जो शिक्षक होता है ना, अच्छा शिक्षक माता पिता की तरह होता है। जैसे माता पिता आपके जीवन के भौतिक भार को कम करते हैं, ऐसे एक अच्छा शिक्षक आपके पढ़ाई लिखाई के भार को कम करता है, आपके पूरे सिलेबस को कवर करता है, बहुत अच्छे से जानते हैं, उसमें समझ विकसित करता है ताकि आपकी पढ़ाई लिखाई आसान हो जाए। और हम लोग इतने वर्षों से जानते यही काम कर रहे हैं। ये नहीं कि एडमिशन ले लिया तो कुछ ही क्लास दे करके बस निपटा दिया, ऐसा नहीं। आराम से करते रहेंगे। एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा लेंगे। एक दिन में 3 क्लास लेनी पड़ेगी, 4 लेंगे। जिस बैच को खत्म करना होता है उस पर पूरा फोकस करके उसको खत्म कर देते हैं, लगातार क्लास, ज्यादा क्लास लेकर के। इसलिए उन सब चीजों से टेंशन मुक्त रहिए, खाली आप पढ़िए, रिवीजन करिए। 10 बार एक शब्द हमारा ध्यान रखिए, 10 बार रिवीजन करिए, आपके जीवन में महा बदलाव आएगा। अच्छा, दूसरा आप सभी लोगों से कहा था निबंध वाले बैच को जरूर कर लीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं अब हर बार तो निबंध पढ़ाऊंगा नहीं, इस बार मैंने निबंध को बहुत अच्छे से जानते पढ़ाया है और निबंध की पूरी जानते स्किल आपके अंदर डेवलप हो उसके लिए प्रयास किया है। तो जो लोग जानते हैं निबंध में, जो लोग निबंध में समझ नहीं रखते वो जरूर जानते हैं निबंध की क्लास करें। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि निबंध एक ऐसा पार्ट है जिसमें बहुत कम पढ़ने पर बहुत अच्छा नंबर लाया जा सकता है, और यूपीएससी में है, बीपीएससी में है, यूपीपीसीएस में। तो अब पहले इसके बारे में लिख लीजिए। सागर द्वीप देखिए, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में स्थित एक महत्वपूर्ण द्वीप है। इस द्वीप का व्यापक धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। इस द्वीप का व्यापक धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व, धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व है, व्यापक धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है, व्यापक धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। और पूरा द्वीप जानते हैं सौर एनर्जी, सौर ऊर्जा से, यह पूरा द्वीप सौर ऊर्जा से बिजली प्राप्त करता है। यह पूरा द्वीप, इसीलिए इसको सोलर आइलैंड भी कहा जाता है। यह पूरा द्वीप सौर ऊर्जा से बिजली प्राप्त करता है, सौर ऊर्जा से बिजली प्राप्त करता है।
इसीलिए इसको सोलर आइलैंड भी कहा जाता है। और बाकी तीर्थ है, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, सारे तीर्थ बार बार। यहां मेला लगता है बहुत बड़ा, जैसे प्रयागराज में संगम का मेला जानते हैं, माघ मेला लगता है, और कुंभ लगता है, अर्ध कुंभ लगता है, वैसे यहां पर भी मेला लगता है। सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, गंगा सागर एक बार, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। तो ये गंगा सागर द्वीप है या सागर द्वीप, इसको ध्यान रखेंगे। अब दूसरे द्वीप पर आते हैं, डॉक्टर कलाम द्वीप। डॉक्टर कलाम, अच्छा इसी के पास एक द्वीप और है, उसको भी लिख लीजिए, मैंने उसमें दिखाया नहीं है, न्यूमूर द्वीप। न्यूमूर द्वीप जानते हैं, ये कोलकाता जहां पे है, देखिए ये कोलकाता है ना, ये कोलकाता, कोलकाता है, और ये देखिए सागर द्वीप है, ये सागर द्वीप है, और इसी के आगे देखिए ये न्यूमूर द्वीप है। ये अब तो डूब गया है, ये न्यूमूर द्वीप वर्तमान में डूब गया है, लेकिन चर्चा में रहता है, वर्तमान में डूब गया है। डूबने का मतलब कंप्लीट नहीं डूबा है, कुछ चीजें जानते हैं। हाँ, सीसेट पे भी क्लास लेंगे आगे, उसका अलग से कोर्स रहेगा। तो देखिए न्यूमोर, अब देखिए ध्यान सुनेंगे, ये भारत और बांग्लादेश के बीच विवादित एक द्वीप है। यह भारत एवं बांग्लादेश, भारत एवं बांग्लादेश के बीच विवादित एक द्वीप है। विवादित इसलिए कि बांग्लादेश ने इस पे विवाद किया, बाकी तो ये हमारा द्वीप है। भारत, यह द्वीप, इस द्वीप पर, या यह द्वीप नौसेना, भारतीय नौसेना के अधिकार क्षेत्र में है। भारतीय नौसेना के अधिकार क्षेत्र में आता है, अधिकार क्षेत्र में आता है। यह द्वीप भारतीय नौसेना के अधिकार क्षेत्र में आता है। यह भारत एवं बांग्लादेश के बीच विवादित एक द्वीप है। यह द्वीप भारतीय नौसेना के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसे भारत में जानते हैं लोग पूर्वासा के नाम से जानते हैं, बांग्लादेश में तलपरी कहते हैं, इसे भारत में लोग पूर्वासा कहते हैं, ये भी लिख देते हैं। इसे भारत में पूर्वासा कहा जाता है, पूर्वासा, पूरब की आशा, भारत में पूर्वासा, तथा बांग्लादेश में तलपरी कहा जाता है, तलपरी कहा जाता है। भारत में पूर्वासा तथा बांग्लादेश में इसे तलपरी कहा जाता है। तो न्यूमोर द्वीप को भी, और इंटरनेशनली न्यूमोर जाना ही जाता है। तीसरा लिखेंगे डॉक्टर कलाम द्वीप। डॉक्टर कलाम 2015 से डॉक्टर कलाम द्वीप कहा जाता है, क्योंकि डॉक्टर कलाम ने ही इन द्वीपों को चुना था मिसाइल टेस्ट के लिए। ये देखिए चिल्का झील है, और ये है भुवनेश्वर, और यहां देखिए ये सार्ट्स द्वीप है, और ये व्हीलर द्वीप। इन्हीं दोनों द्वीपों को डॉक्टर कलाम द्वीप कहा जाता है। ये सार्ट्स द्वीप और ये है व्हीलर द्वीप। ये डीआरडीओ के द्वीप हैं, डीआरडीओ के द्वीप है, क्योंकि डीआरडीओ के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, इसको डीआरडीओ को दे दिया गया है। इसमें से व्हीलर द्वीप पे मिसाइल टेस्ट किया जाता है। व्हीलर द्वीप से मिसाइल टेस्ट किया
जाता है। मिसाइल टेस्ट सेंटर है ये, उड़ीसा के अंतर्गत ये दोनों आता है। वैसे भूगोल में आप देखेंगे तो उड़ीसा के अंतर्गत आता है, लेकिन डीआरडीओ के अधिकार में दे दिया गया। 2015 में जब डॉक्टर कलाम की डेथ हुई तो उनके सम्मान में इसका नाम रख दिया गया डॉक्टर कलाम द्वीप। तो आप लिखेंगे कि यह बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप है। डीआरडीओ इसका उपयोग मिसाइल एवं रक्षा अनुसंधान के लिए करती है। मिसाइल एवं रक्षा अनुसंधान के लिए करती है, इसीलिए इसे डीआरडीओ के द्वीप कहा जाता है। इसीलिए इसे डीआरडीओ के द्वीप कहा जाता है, इसीलिए इसे डीआरडीओ का द्वीप कहा जाता है। और चूंकि डॉक्टर कलाम के सम्मान में 2015 में इसका नाम हो गया डॉक्टर कलाम द्वीप। 2015 में डॉक्टर कलाम के सम्मान में इस द्वीप का नाम बदला गया। और ये देखिए चिल्का झील है, और यहां पर ये दिख रहा है आपको। चिल्का झील में स्वयं द्वीप है, नालाबाना द्वीप है। चिल्का झील में स्वयं नालाबाना द्वीप है। अब देखिए चौथा नालाबाना द्वीप, ये चिल्का झील में ही है। नालाबाना द्वीप ये चिल्का झील के अंदर स्थित है। चिल्का झील के अंदर स्थित है, उड़ीसा में। देखिए ये चिल्का झील है, भारत की सबसे बड़ी झील है, खारे पानी की झील है। ये है चिल्का झील, और इसी के अंदर है ये देखिए नालाबाना द्वीप। इसी के अंदर है ये नालाबाना द्वीप। नालाबाना द्वीप इसी के अंदर है नालाबाना द्वीप। नालाबाना द्वीप क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ केवता जनजाति के लोग रहते हैं। पहली बात तो ये चिल्का झील में स्थित है, ये आपने लिख लिया। उड़ीसा में स्थित है, लिख लिया। ये केवता जनजाति के लिए जाना जाता है। केवता जनजाति के लिए जाना जाता है। केवता जनजाति के लिए जाना जाता है। केवता जनजाति के लोग मछली पकड़ते हैं, मछली का काम करते हैं। बंगाल में नहीं, उड़ीसा में। डॉक्टर कलाम द्वीप तो मैंने पीछे देखिए लिखा ही है, ये देखिए डॉक्टर कलाम द्वीप यहां लिखा हुआ उड़ीसा। ये देखिए आपने ध्यान नहीं दिया, ये उड़ीसा है, डीआरडीओ का द्वीप चिल्का झील के सामने है। लोकेशन तो आपको पता होना चाहिए, इसीलिए बहुत क्लियर करके मैं वहां लिख भी देता हूं। अब देखिए केवता जनजाति के लिए जाना, ये मछली पकड़ने वाली जनजाति है। और चूंकि चिल्का झील में गाद की समस्या आ गई थी, बहुत ज्यादा जानते कचरा भर गया था, जिसके नाते मछलियां मरने लगी थी, तो 1.5 लाख केवता जनजाति के लोगों के भोजन और आजीविका के लिए चुनौती उत्पन्न होने लगी। इसीलिए ग्रीनिंग इंडिया प्रोग्राम यही चलाया जा रहा है। पुनः इसको प्राकृतिक दशा में ये मछली पकड़ने वाली जनजाति, मछली पकड़ने वाली जनजाति है, ट्राइब्स है।
तो ये नालाबाना द्वीप हो गया। अब आप लिखेंगे श्रीहरिकोटा द्वीप। श्रीहरिकोटा द्वीप ये आंध्र प्रदेश में है, यद्यप पुलिकट झील 2 प्रदेश में है। ये देखिए, ये भारत इस तरीके से है, और यहां चेन्नई से 60 किलोमीटर ऊपर देखिए ये है पुलिकट झील, और इसी झील में श्रीहरिकोटा, ये है पुलिकट झील, पुलिकट झील, और इसी झील में देखिए ये है श्रीहरिकोटा द्वीप, यही है श्रीहरिकोटा द्वीप। ये वैसे प्रवाल द्वीप है, प्रवाल से बना हुआ, कोरल से बना हुआ, ये प्रवाल द्वीप है, कोरल आइलैंड है, ये कोरल आइलैंड है, ये प्रवाल द्वीप है। यहां से इसरो के द्वारा उपग्रह प्रक्षेपण किया जाता है। यह आंध्र प्रदेश के पुलिकट झील में स्थित एक प्रवाल द्वीप है, पुलिकट झील में स्थित एक प्रवाल द्वीप है। इसी द्वीप से इसरो के द्वारा, इसरो जो भारत की शीर्ष अंतरिक्ष एजेंसी है, इसी द्वीप से इसरो के द्वारा उपग्रह प्रक्षेपण किया जाता है, उपग्रह प्रक्षेपण किया जाता है, सैटेलाइट की लॉन्चिंग की जाती है। सैटेलाइट लॉन्चिंग, उपग्रह प्रक्षेपण किया जाता है। उपग्रह प्रक्षेपण किया जाता है। इसरो के द्वारा सैटेलाइट लॉन्चिंग की जाती है, उपग्रह का प्रक्षेपण किया जाता है। फटाफट नोट करेंगे अब पंबन द्वीप, जिसको श्री रामेश्वरम द्वीप भी कहा जाता है, देखिए पंबन द्वीप, पंबन द्वीप ये तमिलनाडु में, ये भारत और श्रीलंका के बीच में है। देखिए ये है तमिलनाडु, और ये देखिए पंबन द्वीप है, और ये श्रीलंका है। यही ये देखिए पाक की खाड़ी है, ये मन्नार की खाड़ी है, ये मन्नार की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी। यहां पे प्रवालों की खेती होती है, या यूं कहें प्रवाल पाए जाते, कोरल्स पाए, और ये पाक की खाड़ी है, पाक की खाड़ी है, और ये है तमिलनाडु, और ये है श्रीलंका, और ये है देखिए पंबन द्वीप, ये है पंबन द्वीप। इसी पंबन द्वीप में ही रामेश्वरम है, इसीलिए इसको रामेश्वरम भी कहा, रामेश्वरम द्वीप भी कहा जाता है। यहीं पर रामेश्वरम भी है, इसी नाते रामेश्वरम द्वीप भी कहा जाता है, इसी नाते इसको रामेश्वरम द्वीप भी कहा जाता है, रामेश्वरम द्वीप, इसीलिए इसको रामेश्वरम द्वीप भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रामेश्वरम आइलैंड। तो यह द्वीप भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित है। इसी द्वीप पर
रामेश्वरम स्थित है। इसी द्वीप पर रामेश्वरम स्थित है, इसलिए रामेश्वरम द्वीप भी कहा जाता है। और जो राम सेतु है ना, यहां धनुषकोट से तिलैया मन्नार तक, देखिए यही पंबन द्वीप से ही ये राम सेतु, राम सेतु, राम सेतु इसी पंबन द्वीप से श्रीलंका तक जानते हैं फैला हुआ है। इसको अदम ब्रिज भी यूरोपीय लोग कहते हैं, अदम ब्रिज। इसका विस्तार पंबन द्वीप से श्रीलंका तक है। इसका विस्तार पंबन द्वीप से श्रीलंका तक है। इसका विस्तार पंबन द्वीप से श्रीलंका तक है। पंबन द्वीप से श्रीलंका तक है। अगर आप अदम ब्रिज देखना चाहते हैं, मतलब राम सेतु कहें, अदम ब्रिज उतना अच्छा नहीं है। देखिए ये है राम सेतु और ये है तिलैया मन्नार, ये जाफना प्रायद्वीप और ये पूरा श्रीलंका आप देखिए। तो देखिए ये है धनुषकोडी, ये है धनुषकोडी और ये है तिलैया मन्नार, ये है तिलैया मन्नार। इसी के बीच में ये संरचना जो है यही राम सेतु है, राम सेतु है। तो धनुषकोट पंबन द्वीप में ही है, यह पंबन द्वीप में ही है, ये पंबन द्वीप में, बात समझ रहे हैं, ये पंबन द्वीप के अंतर्गत ही आता है। अच्छा, यहां एक द्वीप और है, इसको भी बना ले, एक कच्चा तीवु द्वीप। देखिए ये है कच्चा तीवु द्वीप, कच्चा तीवु द्वीप है, इसको आप 7वां द्वीप लिख लीजिए। ये मन्नार की खाड़ी में स्थित है। यह द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित एक प्रसिद्ध द्वीप है, एक प्रसिद्ध द्वीप है। 1974 में भारत की सरकार ने इसे श्रीलंका को दे दिया था। 1974 में भारत की सरकार ने इसे श्रीलंका को दे दिया था। उन्नीस सौ चौहत्तर में भारत सरकार के द्वारा इसे श्रीलंका को 99 वर्षों के लिए दे दिया। श्रीलंका को 99 वर्षों के लिए लीज पर दे दिया गया, लीज पर दे दिया गया। अब इसके बाद जानते, श्रीलंका भारत के मछुआरों को यहां टिकने ही नहीं देता, पकड़ करके जेल में डाल देता है। तो इस नाते वर्तमान में भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और श्रीलंका के बीच विवादित द्वीप के रूप में जाना जाता है। भारत और जानते श्रीलंका के बीच विवादित द्वीप के रूप में पहचान है। भारत एवं श्रीलंका के बीच विवादित द्वीप के रूप में जाना जाता है। भारत और श्रीलंका के बीच विवादित द्वीप के रूप में जाना जाता है। तो ये भारत के पूर्वी तट के द्वीप आपने देख लिया। अब भारत के पश्चिमी तट के द्वीप देखिए। भारत के पश्चिमी तट के द्वीप,
अब भारत के पश्चिमी तट पर सबसे पहले आप देखिए पिरोतन द्वीप, पिरोतन द्वीप, और ये देखिए कच्छ की खाड़ी है, ये खंभात की खाड़ी है, ये खंभात की खाड़ी है, खंभात की खाड़ी है, और ये कच्छ की खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी है। और इसी कच्छ की खाड़ी में देखिए ये पिरोतन द्वीप है, जामनगर से बहुत निकट पड़ता है ये देखिए जामनगर है, दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी भी जामनगर में ही आती है। तो ये कच्छ की खाड़ी में स्थित एक प्रसिद्ध द्वीप है। यह कच्छ की खाड़ी, गुजरात, ध्यान रखिएगा ये गुजरात है। यह कच्छ की खाड़ी में स्थित एक प्रसिद्ध प्रवाल द्वीप है, एक प्रसिद्ध प्रवाल द्वीप है, प्रवाल द्वीप है, कोरल आइलैंड, प्रसिद्ध प्रवाल द्वीप है। और कई कारणों से कई बार चर्चा में रहा, कई कंपनियां जानते हैं, जैसे अंबुजा सीमेंट है, एसीसी है, उसने इसकी खुदाई करके यहां से कैल्शियम, क्योंकि जो प्रवाल होते हैं उनमें कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, और कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग सीमेंट बनाने में किया जाता है। बहुत अच्छी क्वालिटी का सीमेंट बनता है, जो प्रवाल होते हैं उनसे, उनको पीस करके वही सीमेंट में डाला जाता है। सीमेंट को जानते जमने वगैरह में ये सब मदद करता है। तो कई एनजीओ ने जानते सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाला, जिसके नाते ये बहुत चर्चा में आ गया। तो पिरोतन द्वीप जानते हैं, ध्यान रखेंगे। अब दूसरा देखिए द्वीप है दमन एवं दीव द्वीप, दमन एवं दीव, दीव द्वीप है, दीव द्वीप है। और आप जानते हैं दमन अलग जगह है और दीव अलग जगह है, लेकिन दोनों एक केंद्र शासित प्रदेश, दमन दीव दादरा नगर हवेली के भाग है। ये देखिए, ये अगर आप देखें तो देखिए दमन यहां पर है, सिलवासा के पास है। ये देखिए दमन यहां पर है और दीव जूनागढ़ के पास है। ये जानते हैं दीव है, दीव यहां जूनागढ़ है, ये जूनागढ़ जिले के निकट है, जूनागढ़ गुजरात, जूनागढ़ गुजरात के निकट। और ये सिलवासा यहां है, सिलवासा गुजरात है। तो ये काठियावाड़ प्रायद्वीप के तट पर है और ये भारत के पश्चिमी तट पर है। बात समझ रहे हैं? तो ये देखिए, यह दोनों द्वीप गुजरात के तटवर्ती क्षेत्र में स्थित है, गुजरात के तटवर्ती क्षेत्र में स्थित हैं। और जानते हैं केंद्र शासित प्रदेश के भाग हैं। और ये दमन एवं दीव तथा दादरा नगर हवेली, तथा दादरा नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश के भाग हैं, तथा दादरा नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश के भाग हैं। तो ये दमन एवं दीव द्वीप है।
अब बसीन और सालसेट द्वीप देखिए जिस पर मुंबई बसी हुई है। अब बसीन और सालसेट द्वीप, बसीन एवं सालसेट द्वीप भारत का सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप है। इन्हीं दोनों द्वीपों पर मुंबई है, इन्हीं दोनों द्वीपों पर मुंबई नगर बसा हुआ है। महाराष्ट्र की राजधानी और भारत की वित्तीय राजधानी, महाराष्ट्र भारत की वित्तीय राजधानी, भारत की वित्तीय राजधानी, भारत की वित्तीय राजधानी। देखिए ये है सालसेट द्वीप, ये नीचे वाला, और ये है बसीन द्वीप, ये है बसीन द्वीप और ये है सालसेट द्वीप, सालसेट द्वीप। इन्हीं दोनों द्वीपों पर मुंबई है। तो भारत की वित्तीय राजधानी और सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर मुंबई इन्हीं द्वीपों पर बसा हुआ है। भारत की वित्तीय राजधानी, भारत की वित्तीय राजधानी एवं सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर एवं सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर मुंबई इन्हीं द्वीपों पर बसा हुआ है, इन्हीं द्वीपों पर बसा हुआ है। भारत की वित्तीय राजधानी और सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर इन्हीं द्वीपों पर बसा हुआ है। अब अंजुना द्वीप जो गोवा के पश्चिम में है उसको आप देखिए। ये सबसे अधिक जनसंख्या वाला द्वीप भी है भारत का, सबसे अधिक जनसंख्या वाला द्वीप, सबसे अधिक जनसंख्या वाला द्वीप है, ये सबसे अधिक जनसंख्या वाला द्वीप भी है। अब अंजुना द्वीप आप देखिए, गोवा में है ये अंजुना द्वीप, गोवा। ये देखिए गोवा है, और इसी गोवा के जानते पश्चिम में ये अंजुना द्वीप है, और सुंदर बीच के लिए अंजुना बीच यहाँ पे है, इसी बीच के लिए जाना जाता है। यह गोवा के पश्चिमी तट पर स्थित एक सुंदर द्वीप है, सुंदर द्वीप है, और सुंदर सुंदर बीचों के लिए जाना जाता है, या अंजुना बीच, प्रसिद्ध अंजुना बीच के लिए जाना जाता है, प्रसिद्ध अंजुना बीच के लिए जाना जाता है, प्रसिद्ध अंजुना बीच के लिए जाना जाता, अंजुना बीच के लिए जाना जाता है, प्रसिद्ध अंजुना बीच के लिए जाना जाता है।
प्रसिद्ध अंजुना बीच के लिए यह जाना जाता है। अब एक द्वीप है सेंट मैरी, पांचवा सेंट मैरी द्वीप। ये जो आप देखते हैं, देखिए ये है ये मंगलुरु के पश्चिम में, देखिए यहां पर है ये सेंट मैरी। ये यहां कर्नाटक खत्म हो जाता है, ये कर्नाटक है और यहां से केरल की शुरुआत होती है। तो कर्नाटक के जानते पश्चिमी तट पर स्थित एक द्वीप है। ये भी जानते हैं कोस्टल इरोजन की समस्या से ग्रस्त है। कर्नाटक की पश्चिमी तट पर स्थित एक प्रसिद्ध द्वीप है और कोस्टल इरोजन की समस्या से, तटीय अपरदन की समस्या से ग्रस्त है। और तटीय अपरदन कोस्टल इरोजन की समस्या से ग्रस्त है। और कोस्टल इरोजन की समस्या से ग्रस्त है और कोस्टल इरोजन की समस्या से ग्रस्त है और तटीय अपरदन की समस्या से ग्रस्त है, कोस्टल इरोजन की समस्या से ग्रस्त है। आप जानते हैं भारत में सबसे अधिक तट कटाव किसका हुआ? कर्नाटक के तट का। लंबाई में सबसे अधिक तटीय कटाव केरल का है, लेकिन परसेंटेज में सबसे अधिक कटाव किसका है? कर्नाटक का। भारत में सबसे अधिक तट कटाव की समस्या, भारत में सबसे अधिक तट कटाव की समस्या कर्नाटक में पाई जाती है। और कर्नाटक का तट कुल 280 किलोमीटर लंबा है, इसमें से 259 किलोमीटर तटीय कटाव की समस्या से ग्रस्त है। कर्नाटक की कुल 280 किलोमीटर लंबी तटरेखा में से 259 किलोमीटर तटीय कटाव की समस्या से ग्रस्त है। भारत में सबसे अधिक तट कटाव की समस्या कर्नाटक में पाई जाती। कर्नाटक के कुल 280 किलोमीटर लंबी तटरेखा में से 259 किलोमीटर तटीय कटाव की समस्या से ग्रस्त है। तो ये सेंट मैरी द्वीप आप देख रहे हैं। अब देखिए वेलिंगटन द्वीप, जो भारत की सबसे लेंथीएस्ट लेक है, उसमें है वेलिंगटन द्वीप। ये जानते हैं केरल की वेम्बानद झील में, वेम्बानद झील केरल में स्थित है। वेम्बानद झील केरल में स्थित है। अब देखिए ये जो है, ये है वेम्बानद झील, लैगून झील है। देखिए ये है वेम्बानद झील और इसी झील में देखिए ये है वेलिंगटन द्वीप और ये देखिए कोचीन है।
और ये एर्नाकुलम है। केरल का हाई कोर्ट एर्नाकुलम में ही है। तो ये जो है केरल के भारत की सबसे लंबी झील, भारत के केरल राज्य में स्थित भारत की सबसे लंबी झील पेम्बा नद झील में स्थित यह एक प्रसिद्ध द्वीप है। यह एक प्रसिद्ध द्वीप है। इसी द्वीप पर जानते हैं आर्मी का मेडिकल कोर है, बहुत बड़ा अस्पताल है। इसी द्वीप पर नौसेना के द्वारा आर्मी मेडिकल कोर बनाया गया है। मतलब नौसेना का सबसे बड़ा अस्पताल है। बात समझ रहे हैं? हाँ, ये सब पढ़ा दिया गया है, ये रिवीजन हो गया आपका। ये भारत की सबसे लंबी झील, लंबी का मतलब लंबाई, ऐसे लंबाई में, लंबाई का मतलब इस तरीके से तट पर फैलाव की दृष्टि से सबसे लंबा। ये तट पर सबसे अधिक लंबाई में इसका फैलाव, तटीय फैलाव की दृष्टि से सबसे लंबी, तटीय फैलाव की दृष्टि से सबसे अधिक लंबी, तटीय फैलाव की दृष्टि से सबसे अधिक लंबी है। तो ये हम लोगों ने तटवर्ती द्वीप देख लिया, ये पूरा आपका रिवीजन हो गया। और कुछ लोगों का छूटा था तो वो हो गया उनका। अब देखिए, ये मैंने ऑलरेडी पहले करवा रखा है। देखिए, ये आपका पूरा हो गया। ये अंडमान निकोबार मैंने विस्तार से करवा रखा है और लक्षद्वीप भी पूरी तरीके से करवा रखा है। तो ये पार्ट भी आपका पूरा फिनिश हो गया। अब इंडियन ज्योग्राफी में जानते हैं हम लोगों ने नदी भी कंप्लीट कर लिया, पर्वत पहाड़ी भी कंप्लीट कर लिया, पठार कंप्लीट कर लिया, मैदान कंप्लीट कर लिया, द्वीप कंप्लीट कर लिया, तट कंप्लीट कर लिया, जानते अक्षांश देशांतर कंप्लीट कर लिया, तट के भारत की सीमा के साथ सभी देशों को कंप्लीट कर लिया। अब केवल जानते हैं इंडियन ज्योग्राफी में जो इस वाले पार्ट में रह गया वो भारत के जो महत्वपूर्ण खनिज हैं, भारत की महत्वपूर्ण उद्योग और फैक्ट्रियां हैं। लेकिन इसको पढ़ने के लिए एक बार पूरा वर्ल्ड की ज्योग्राफी भी पढ़िए, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी जब आप पूरी तरीके से पढ़ लेंगे तो पूरे वर्ल्ड के खनिज, पूरे वर्ल्ड के जानते महत्वपूर्ण नगर और उनके बारे में आपकी समझ विकसित हो जाएगी। तो उसके बाद जानते हैं जब हम लोग मिनरल्स या इंडस्ट्री वाले पार्ट को करेंगे तो आपकी समझ और बेहतर हो जाएगी। बात समझ रहे हैं? तो इस नाते अब हम लोग जानते हैं इसके बाद शुरू करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट, ताकि पूरी दुनिया के सातों महाद्वीप के बारे में भी एक बार ठीक से समझ लें। तो अब चलिए नए पेज से शुरुआत करिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी। अब वर्ल्ड ज्योग्राफी की शुरुआत करिए बिल्कुल नए पेज से। वर्ल्ड ज्योग्राफी प्रीलिम्स की दृष्टि से पहले हम लोग विश्व का भूगोल, अब देखिए विश्व के भूगोल में पहले बेसिक बात कर लो। पहले जानते बहुत बेसिक बात आप समझ लीजिए, फिर इससे हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए पूरे विश्व के भूगोल में दो चीज आपको समझना है, एक महाद्वीप और एक जानते हैं महासागर। महाद्वीप और महासागर, महाद्वीप और महासागर को लेकर के जानते हैं कई जगह विवाद हुए। कई लोग मानते हैं कि दुनिया में सिर्फ 4 महाद्वीप है,
कई लोग मानते हैं सिर्फ 5 ही महाद्वीप, कई का मानना सिर्फ 6 ही है, कई लोग मानते हैं 7 महाद्वीप है। वास्तव में तो 8 महाद्वीप है, लेकिन अलग अलग मान्यता है। कैसे मानता है उस पर मैं बात करूंगा। महासागर 4 ही है, लेकिन काफी लोगों का मानना है 5 है, कई लोगों का मानना है 3 ही है। तो ये सारी चीज को जानते हैं, समझने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है। तो पहले मैं एक जो मुख्य रूप से जितने हैं उसको लिख देता हूं। देखिए, महाद्वीप को आप कहते हैं कॉन्टिनेंट, और महासागर को आप कहते हैं ओशन। अब महाद्वीप आप देखिए, तो सबसे बड़ा महाद्वीप आप सभी लोग जानते हैं एशिया है कि नहीं। दूसरा बड़ा अफ्रीका है, तीसरा बड़ा जानते हैं उत्तरी अमेरिका है, चौथा बड़ा जानते हैं दक्षिणी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है। पांचवा बड़ा महाद्वीप अंटार्कटिका महाद्वीप है, अंटार्कटिका महाद्वीप है, अंटार्कटिका है। छठा बड़ा महाद्वीप यूरोप है, और सातवां बड़ा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है, और आठवां महाद्वीप जानते हैं जीलैंडिया, 3-4 साल पहले जिसको मान्यता मिली, जीलैंडिया। जीलैंडिया सब पे बात करेंगे तो विस्तार से आप जान जाएंगे। तो महासागर किसे कहा जाता है? ऐसा स्थलीय भूभाग जिसका अपना अलग, ऐसा स्थलीय भूभाग जो चारों ओर से जलीय भाग से घिरा होता है और जिसका अलग अपना इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होता है, पारिस्थितिकीय महत्व होता है, उसे महाद्वीप कहा जाता है। ऐसा स्थलीय भूभाग, लिख लीजिएगा, ऐसा स्थलीय भूभाग जो चारों ओर से जलीय भाग से घिरा होता है और जिसका अलग इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होता है, जिसका अलग पारिस्थितिकी महत्व, जहां अलग प्रकार की वनस्पति, जलवायु, ये सब, और जिसका अलग पारिस्थितिकी महत्व होता है, उसी को महाद्वीप कहा जाता है। ये शब्द जोड़ लीजिएगा, बाद में समझ में आएगा। और जिसका अलग पारिस्थितिकीय महत्व होता, पारिस्थितिकीय महत्व होता है, उसे महाद्वीप कहा जाता है, उसे महाद्वीप कहा जाता है। ऐसा स्थलीय भूभाग जो चारों ओर से जलीय भाग से घिरा होता है और जिसका अलग पारिस्थितिकीय महत्व होता है, उसे महाद्वीप कहा जाता है। और दूसरा, अब महासागर आप देखिए, महासागर, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन है। दूसरा महासागर है अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ओशन है। तीसरा बड़ा महासागर हिंद महासागर है, इंडियन ओशन है, इंडियन
ओशन है और चौथा बड़ा महासागर है आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर, आर्कटिक ओशन है। और पांचवा जानते दक्षिणी सागर, साउथ ओशन है। द्वीप और महाद्वीप में अलग द्वीप जानते हैं स्थलीय भूभाग जो चारों ओर से पानी से घिरा होता, बस उसका अलग इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस नहीं होता। बस समझाएंगे आपको, पहले आप इसको लिख लीजिए तभी तो आप समझ पाएंगे पूरी बात। दक्षिणी सागर, सदर्न ओशन, सदर्न ओशन। और ये सब जानते क्षेत्रफल के अनुसार ही मैंने लिखा भी है। देखिए सबसे बड़ा है प्रशांत क्षेत्रफल में, फिर ये क्षेत्रफल के अनुसार है, क्षेत्रफल के अनुसार ही क्रम बनाया मैंने। इसके बाद अटलांटिक, और फिर आप देखिए अटलांटिक के बाद हिंद, फिर जानते आर्कटिक, और फिर दक्षिणी सागर। ये क्षेत्रफल के अनुसार है, अकॉर्डिंग टू द एरिया। ये क्षेत्रफल के ही अनुसार है। अब यहां पे महाद्वीप में भी आप क्षेत्रफल के अनुसार देखिए। महाद्वीप में, कॉन्टिनेंट में तो सबसे बड़ा आप जानते हैं एशिया, ये सबसे अधिक क्षेत्रफल इसी का है। दूसरा अफ्रीका, दूसरा अधिक क्षेत्रफल जानते हैं अफ्रीका महाद्वीप का। तीसरा नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका है। फिर दक्षिणी अमेरिका है, फिर साउथ अमेरिका है। ये चौथा बड़ा महाद्वीप है, दक्षिणी अमेरिका। फिर जानते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप है, फिर अंटार्कटिका, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर ऑस्ट्रेलिया, और फिर जीलैंडिया, फिर जीलैंडिया है। फिर जीलैंडिया है। देखिए एशिया सबसे बड़ा है, लेकिन सबसे अधिक देशों वाला महाद्वीप अफ्रीका है। यह सबसे अधिक देशों वाला महाद्वीप, 54 देश है इसमें। सबसे अधिक देशों वाला महाद्वीप, यह सबसे अधिक देशों वाला महाद्वीप है, और यह सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला महाद्वीप। सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला महाद्वीप है। और जानते हैं ये पिघलता हुआ महाद्वीप है, बदलता हुआ महाद्वीप है। इसका आकार हमेशा बदलता हुआ रहता है।
अच्छा यूरोप छूट गया, सॉरी, हाँ यूरोप छूट गया, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसके बाद देखिए ये यूरोप है तब, अच्छा यूरोप छूट गया, बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने कहा, ध्यान दिया आपने। फिर ऑस्ट्रेलिया है, राकेश कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। फिर देखिए ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया, और फिर जानते हैं जीलैंडिया। जीलैंडिया, हाँ यूरोप नहीं लिखा था, अब लिख दिया। छठवां बड़ा महाद्वीप है यूरोप। और ये देखिए अंटार्कटिका महाद्वीप, इसको ऑस्ट्रेलिया का हमशक्ल कहा जाता है। ये जो अंटार्कटिका महाद्वीप है जानते हैं, ये कई नामों से जाना जाता है। अंटार्कटिका, ये दुनिया का 5वां बड़ा महाद्वीप है, पिघलता हुआ बदलता हुआ, इसका आकार ऑस्ट्रेलिया का हमशक्ल कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया जैसा ही दिखता है। ऑस्ट्रेलिया का हमशक्ल, अभी फिगर बना देंगे तो उससे अंदाजा हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया का हमशक्ल है। ये जानते हैं इसका आकार बदलता हुआ, आकार बदलने वाला महाद्वीप। और इस पर जानते बर्फ की चादर फैली हुई, इसलिए इसको श्वेत महाद्वीप, व्हाइट आइलैंड कहा जाता है, श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है, श्वेत महाद्वीप। और इस पर जनसंख्या नहीं रहती, इसलिए निर्जन महाद्वीप भी कहा जाता है, निर्जन महाद्वीप। निर्जन महाद्वीप। और जानते पूरी दुनिया के सबसे दक्षिण, यह एकमात्र महाद्वीप है जिसके दक्षिण में नहीं जाया जा सकता, इस महाद्वीप के दक्षिण में नहीं जाया जा सकता, इस महाद्वीप के दक्षिण में नहीं जाया जा सकता, नहीं जाया जा सकता। फिगर बड़ा आसान है, ये फिगर बना लीजिए, बड़ा क्यूट सा फिगर है। ये देखिए पाल्मर प्रायद्वीप है, और ये रास सागर है, यही है देखिए अंटार्कटिका महाद्वीप। बाकी आगे पढ़ाएंगे तो विस्तार से आप समझेंगे। पूरी दुनिया को घर गांव की तरीके से समझना है। अंटार्कटिका पूरी दुनिया घर गांव की तरीके से जानेंगे तो आईएएस बनने में, आईपीएस बनने में, राज्यों में एसडीएम डिप्टी एसपी बनना आपके लिए आसान रहेगा, क्योंकि जिसकी ज्योग्राफी की समझ क्लियर हो जाती है वो हर चीज तुरंत पकड़ने लगता है। कोई भी शब्द बोला जाएगा, कोई क्षेत्र या लोकेशन की बात की जाए, तुरंत समझ जाता अच्छा ऐसा, फिर यहाँ इतना तापमान, ये वर्षा, ये लोग, ऐसी जलवायु, खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, सब चीज उसके लिए जानना आसान हो जाता है। तो अंटार्कटिका महाद्वीप ऐसा महाद्वीप है। तो अब इससे आगे हम लोग कल की क्लास में बढ़ेंगे, ताकि आपको बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से जानते हैं, हर चीज को जानने का अवसर मिले। तो इससे आगे हम लोग कल की क्लास में यहीं से आगे बढ़ेंगे और पूरी तरीके से जानते हैं, समझेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी को। जैसे आपने इंडियन ज्योग्राफी को अच्छे से समझा, इसको भी बहुत अच्छे से समझेंगे। इसके बाद तब जैसे हम लोग भारत की मिट्टियों के बारे में, भारत में सिंचाई के बारे में, भारत में उद्योग और जानते हैं खनिजों के बारे में समझेंगे। इसके अलावा फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट पढ़ेंगे। ह्यूमन ज्योग्राफी, देखिए ह्यूमन ज्योग्राफी का मतलब मानव की गतिविधि जहां शामिल है, जैसे कृषि है, उद्योग है, खनिज है कि नहीं, मिट्टी है, ये सब मानवीय जानते। और दूसरा फिजिकल ज्योग्राफी का मतलब प्रकृति ने जो हमें दिया है, तमाम भू आकृतियां दी हैं, भूकंप है, ज्वालामुखी है कि नहीं। तो इन सबको समझेंगे तो पूरी तरीके से बात समझ में आए। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ाई जारी रखिए, बहुत मेहनत से पढ़िए और जानते एक एक अपने समय के क्षण क्षण को और जीवन के कण कण को खपा दीजिए अपनी पूरी जिंदगी और किस्मत को पलटने में।
और जितनी भी क्लास मैं ले रहा हूं, जानते हैं, कोशिश करिए सारी क्लास को रिवाइज करते हुए चलिए, नोट्स बनाते हुए चलिए, और साथ में YouTube पर जो क्लास है उसको भी करिए, क्योंकि एक विषय जब कई बार आपके सामने से गुजरता है तो आपकी सोच और समझ, जानते, पैनी होती है, उसकी धार तेज होती है और लोकस और फोकस बढ़ता है। तो इस नाते हम लोग जानते हैं लगातार ये काम करते रहेंगे। साथ में एस्से पर मजबूत पकड़ बनाइए, क्योंकि एस्से आपको बहुत बढ़त दिला देगा। रैंक, देखिए एक चीज ध्यान रखिए, सिलेक्शन हो सकता है जीएस से आपका, लेकिन रैंक जानते हैं बिना एस्से के नहीं आ सकती। यूपीएससी में 50 के अंदर रैंक लाने के लिए मेंस में हम लोग लगातार कहते हैं कि एस्से मजबूत करिए, इंटरव्यू को मजबूत करिए। और एस्से में भी पर्सनालिटी का टेस्ट है, इंटरव्यू में भी पर्सनालिटी का टेस्ट है, इसलिए दोनों में जानते हैं आप अपने पकड़ को मजबूत रखिए, बहुत अच्छी रैंक आपकी आएगी, बहुत अच्छी समझ होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, बहुत बहुत नमस्कार।